लेसन 1, स्टेप्स ऑफ एथिकल हैकिंग। इस लेसन में हम लोग स्ट्रेटेजी एंड स्टेप्स के बारे में समझेंगे कि एथिकल हैकिंग होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि हैकिंग हम लोग कभी भी डायरेक्टली नहीं करते हैं, हमेशा एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। तो यही स्ट्रेटेजी हम लोग आज के इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक बार जब ये हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, तो इसके बाद हम लोग साथ में ये भी जानेंगे इस लेसन में कि नीड ऑफ एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो समझेंगे कि नीड ऑफ एथिकल हैकिंग और स्ट्रैटेजी एंड स्टेप्स, इन सब के बारे में हम लोग इस लेसन के अंदर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन 1 के साथ, अंडरस्टैंडिंग एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होती है? ऑथोराइज्ड अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क। सिर्फ यहां तक ही ये सीमित नहीं होता है, दिस इज नॉट लिमिटेड टू दीज 3 पॉइंट्स ओनली। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं, एथिकल हैकिंग की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो होती है, हैकिंग जो होती है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। पर अगर यही चीज हम लोग कुछ सर्टेन स्टेप्स ऑफ परमिशंस का यूज करके, सर्टेन सेट ऑफ परमिशंस का यूज करके, अगर हम लोग यही इसी प्रोसेस को हम लोग अगर फॉलो करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में, एज आई हैव ऑलरेडी सेड अर्लियर, कि कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स जो होते हैं, हम लोग को पहले से ही क्लाइंट से प्री अप्रूव करवाने पड़ते हैं। हम लोग को क्लाइंट को ये बताना पड़ता है कि हम लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे चीजें करने वाले हैं। तो authorized attempts to gain unauthorized access to systems, applications, network, etc. सिस्टम्स जैसे कि जो हमारे नेटवर्क में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बहुत सारे सीपीयूज, बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं। इसके अलावा सिस्टम्स में हमारे एंड्रॉयड फोन्स भी हो सकते हैं, आईओएस फोन्स भी हो सकते हैं। तो अगर एक बार जो हैकर होता है, वो अगर नेटवर्क में चला जाए, तो वो क्या क्या मैलिशियस काम, मैलिशियस चीजें कर सकता है। इसी को हम लोग को जानने के लिए हम लोग इसको एथिकली सिमुलेट करते हैं। यही चीजों को हमें पहले से ही अवेयर कराना पड़ता है क्लाइंट को कि हम लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें करने वाले हैं। तो सिस्टम्स में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी डिवाइसेस, आईओटी डिवाइस भी हो सकती है, वो ओटी डिवाइस भी हो सकती है, देन एंड्रॉयड फोन भी हो सकता है, वो एक डिवाइस जिसमें सीपीयू हो, वो भी हो सकता है, जैसे कि सर्वर। फिर एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? एप्लीकेशन जैसे कि सबसे पहले वेब एप्लीकेशन हो सकता है। वेब एप्लीकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे भी आगे के मॉड्यूल्स में, कि वेब एप्लीकेशन में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। तो उन वल्नरेबिलिटीज का यूज करके जो अटैकर होता है, वो कुछ मैलिशियस टास्क परफॉर्म कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एप्लीकेशंस में जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, वेब एप्लीकेशन, इसी तरीके से एप्लीकेशन का एक और पार्ट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जब हम लोग अपने एंड्रॉयड के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो उसमें एक बैकएंड में कोड एग्जीक्यूट होता है। अब वो जो कोड है, क्या पता उसमें कोई वल्नरेबिलिटी हो, तो जो अटैकर है वो उस वल्नरेबिलिटी का यूज करके क्या क्या मैलिशियस चीजें कर सकता है। इससे क्या पता ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान हो, या फिर डायरेक्ट जो से कस्टमर है उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग को ये चेक करना पड़ता है कि जो जो अनऑथराइज एक्सेस है, जो अटैकर ले सकता है किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या सिस्टम के अंदर या फिर नेटवर्क में, क्या ये पॉसिबल है। तो इसी चीज को सिमुलेट करने के लिए हम लोग एथिकल हैकिंग का यूज करते हैं। एथिकल हैकिंग जैसे कि मैंने बताया आपको कि सर्टेन परमिशंस का हम लोग पहले क्लाइंट से लेते हैं सर्टेन परमिशंस, उसको अवेयर कराते हैं कि ये चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम लोग उनके ये चीजें, ये स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करेंगे। जब वो एग्री हो जाता है इन स्टेप्स के साथ, तब जाके एक एथिकल हैकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ये एथिकल हैकिंग क्यों जरूरी है?
हम लोग ये एथिकल हैकिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ते हैं, उसमें एक एथिकल हैकिंग का पार्ट है, वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? तो एथिकल हैकिंग जो है, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई सिक्योरिटी फ्लॉज। जो सिक्योरिटी फ्लॉज ऑर्गेनाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए एथिकल हैकिंग का जो यूज है किया जाता है। अगर हम लोग सब लोग ने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, क्या पता, पहले से ही वल्नरेबल हो, और इन फ्यूचर अगर कोई मैलिशियस एक्टर, या मतलब समझ लेते हैं कि हम लोग हैकर से अगर हम लोग डील करते हैं, तो हैकर जो है अगर इन फ्यूचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है किसी भी वल्नरेबिलिटी का यूज करके, तो उन सारे सिक्योरिटी फ्लॉज को हम लोग पहले से ही समझ लें। अपने ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी सिक्योरिटी फ्लॉज हैं वो हम लोग पहले से ही जान जाए। उसको समझने के लिए एथिकल हैकिंग की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। गोल इज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी है, जो बेसलाइन सिक्योरिटी को अगर फॉलो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उस सिक्योरिटी को चेक करने के लिए हम लोग एथिकल हैकिंग का यूज करते हैं। और उसको थोड़ा और सिक्योर, थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एथिकल हैकिंग इज लीगल एंड कंडक्टेड विद द कंसेंट ऑफ द सिस्टम ओनर। अब यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिखा सिस्टम ओनर, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एक हेड होगा। मान लेते हैं कि अगर सीईओ है, तो हम लोग सीईओ के साथ डायरेक्टली डील करते हैं उस केस में। अगर किसी एक इंडिविजुअल ने बोला है कि कि ये मेरा कंप्यूटर है, इसको चेक करके बताइए कि ये सिक्योर है कि नहीं, तो उस केस में हमें उस इंडिविजुअल से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ आपके डिवाइस के ऊपर, आपके एसेट के ऊपर। तो उस चीज को मेरे को पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं ये चीजें आपके सिस्टम के ऊपर करूंगा। तो अगर वो अप्रूव कर देता है इन चीजों के साथ, अगर वो एग्री करता है हमारे स्टेप्स के साथ, तो अ, उस केस में हम लोग उस सिस्टम ओनर की परमिशन लेने के साथ में अपने एथिकल हैकिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल एथिकल हैकिंग में जाता है, एथिकल हैकिंग करता है, एथिकल हैकिंग की फील्ड में आता है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल के पास कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए। वो प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या हो सकती है? मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब कौन सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, कुछ भी। बस बेस लाइन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको एल्गोरिदम बिल्डिंग आनी चाहिए। ठीक, अगर आप एल्गोरिदम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को जो प्रोग्राम के थ्रू, किसी प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व होनी होती, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उस केस में आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम लोग ये चेक भी करेंगे कि किसी भी चीज को अगर हमें ऑटोमेट करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना उस इंडिविजुअल को बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है नेटवर्किंग। अब अगर एक इंडिविजुअल है, उसको नेटवर्क के बारे में नहीं पता है, मैंने पहले के मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था कि अगर एक जो अटैकर है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, इंफॉर्मेशन गैदर करने के थ्रू उसको क्या पता चलता है? उसको ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है वो कैसा है, उसके अंदर कितने डिवाइसेस हैं। तो इस तरीके से वो पूरे नेटवर्क आर्किटेक्चर को पहले समझता है, अपने टारगेट के बारे में समझता है। तो ये चीज जो है, ये आती है हमारे नेटवर्किंग के अंदर। नेटवर्किंग में बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे कि वीलैनिंग, सबनेटिंग, आईपी एड्रेसिंग, ओएसआई लेयर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स आज इस मॉड्यूल में भी पढ़ने वाले हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आप लोग को लाइनेक्स के बारे में बताया था, लाइनेक्स क्यों इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी बताया था।
लाइनेक्स के बारे में हम लोगों ने कुछ कमांड्स भी देखी थी कि कैसे वो कमांड्स को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, क्या होता है उन कमांड्स के थ्रू। मैनुअल पेजेस भी चेक किए थे हर कमांड के। तो ये चीजें हम लोगों ने समझी थी लाइनेक्स के लिए। बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस या किसी भी बैकग्राउंड से, एक जो यूजर होता है वो फैमिलियर होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से हमेशा। तो लाइनेक्स का आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो एथिकल हैकिंग में बहुत मदद करता है। इसीलिए हम लोग ने मॉड्यूल के स्टार्टिंग में ही, इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही लाइनेक्स के बारे में समझा था पहले, कि लाइनेक्स से हम लोग कैसे कैसे डील करते हैं, कैसे टर्मिनल में हम लोग कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या क्या आउटपुट आता है। तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गई। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम लोग धीरे धीरे आगे चलते चलते हम लोग समझेंगे, इस मॉड्यूल में नहीं तो अगले मॉड्यूल्स में कभी। फिर यहाँ पे एक मैंने लास्ट पॉइंट और लिखा है कि फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो हैकिंग की फील्ड में आना चाहता है, तो वो कभी भी डायरेक्टली किसी भी चीज को हैक नहीं कर पाएगा। वो हमेशा एक पर्टिकुलर स्टेप्स, एक सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करेगा। ही ऑलवेज हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर। तो दैट प्रोसीजर, दैट अप्रोच आई हैव जस्ट रिटन हियर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड the similar process, the similar procedure earlier in our module as well. तो चलिए उसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि क्या होती है वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। देखिए, मैंने पहले आप लोग को ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इसलिए बताई थी क्योंकि मेरे को आपको बताना था कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, OSINT क्या होता है। हम लोग ने उसमें से एक पार्ट जो था उसके बारे में हम लोग ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से हम लोग क्या समझा था कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो टारगेट है हमारा, उसके बारे में समझना है, उसके बारे में जितनी ज्यादा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाए वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है इन द फील्ड ऑफ एथिकल हैकिंग। जब हमारी हैकिंग का ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है, हम लोग ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते थे किसी भी टारगेट के लिए, वो जब पूरी निकाल लेते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग स्कैनिंग के ऊपर जाते हैं। स्कैनिंग का मैंने आपको बताया कि स्कैन करते हैं हम लोग उसके नेटवर्क को, उसमें कितनी डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेज में कौन कौन से सर्विसेज चल रही हैं, और उन सर्विसेज में कोई वल्नरेबिलिटी है तो ऐसी चीजें हम लोग स्कैन करते हैं। फिर एनिमोरेशन में क्या होता है, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कि अगर हमें कोई सर्विस मिली तो उसमें कौन कौन से कॉमन पासवर्ड, कौन कौन से यूजर्स उस सर्विस को यूज करने वाले हैं, तो इन चीजों का हम लोग इसमें ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेप आता है कि एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटी। एक बार हम लोग को वल्नरेबिलिटी मिल गई, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी के बारे में भी हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी होती क्या है। हम लोग बार बार वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी वर्ड बोल रहे हैं, बट अगर हम लोग को वल्नरेबिलिटी के बारे में ही नहीं पता है तो हम लोग हैकिंग कैसे करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेटिव फॉर्म में आगे के ही कुछ स्लाइड्स में समझेंगे भी। तो एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटीज, ये होता है हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिर जब हम लोग ने एक्सप्लॉइट कर दिया उस वल्नरेबिलिटी को, तो हमारा उसके बाद स्टेप आता है कि उस मशीन में हम लोग एक्सेस ले, गेन करें एक्सेस। मशीन कौन सी, जो हमारा टारगेट है, जो टारगेट है उसमें, वो जो हमारा टारगेट है जिसके हम लोग, जिसके ऊपर हम लोग वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर रहे हैं, जो जिसके हम लोग अटैक कर रहे हैं जिसके ऊपर, तो उस टारगेट के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें उसका एक्सेस मिल जाए। एक्सेस यानी कि उसका शेल मिल जाए या फिर उसका कोई GUI वर्जन मिल जाए, जिससे कि हम लोग उसके OS के अंदर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस कर पाए, कोई नई फाइल क्रिएट कर पाए या कोई फाइल को डिलीट कर पाए। तो ये होता है हमारा काम, गेनिंग एक्सेस टू द मशीन के अंदर। फिर हमारा आता है लास्ट स्टेज जो होती है। एक बार हम लोगों ने जितनी भी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना था, एक्सप्लॉइट करना था, जब हम लोग कर देते हैं ये चीज, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में जो स्टेज आती है वो क्लियरिंग ट्रैक्स होती है। अब देखिए, आप साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, साइबर स्पेस को फॉलो करते, साइबर स्पेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो यानी कि अगर आपने मेरी किसी भी एक मशीन को भी पिंग किया, तो मेरी मशीन जो है उसका एक लॉग बना लेगी। लॉग यानी कि एक टेक्स्ट फाइल होगी, उस टेक्स्ट फाइल में वो एंट्री कर देगी कि
मेरे को इस आईपी के थ्रू पिंग आया था। तो ये चीज जो होती है इसको हम लोग कहते हैं लॉगिंग। इसको हम लोग आगे के मॉड्यूल्स में भी समझेंगे। पर मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि जो लॉग्स होते हैं वो हमेशा क्रिएट हो जाते हैं जब भी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, और मॉडिफाई होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर कोई भी अटैकर आता है, कोई भी अटैकर वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करता है और शेल के अंदर आता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, किसी भी टारगेट के अंदर, तो उस केस में जो भी वो एक्टिविटी कर रहा होगा उस टाइम पे टारगेट के अंदर, टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उस केस में जितने भी जो इसके लॉग्स क्रिएट होंगे वो हेल्प करेंगे उस हैकर को पकड़ने के लिए। अब हैकर जो है ये वो नहीं चाहेगा कि वो बाद में पकड़ा जाए। तो इसीलिए जो हैकर होता है, एक जो ब्लैक हैट हैकर होता है, ब्लैक हैट हैकर बहुत डिफरेंट होता है एथिकल हैकर से। एथिकल हैकर जो होता है वो परमिशन लेके हैकिंग करता है, और ब्लैक हैट हैकर वो परमिशन लेके नहीं करता है हैकिंग, वो डायरेक्ट हैकिंग करता है। तो अगर वो ब्लैक हैट हैकर अपने लॉग्स नहीं हटाएगा, अगर लॉग्स डिलीट नहीं करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो पकड़ा जाएगा। उसकी आईपी के थ्रू वो ट्रेस बैक हो सकता है। तो इसीलिए जो हैकर होता है उसका सबसे लास्ट में यही स्टेज आती है कि कि अपने ट्रैश को, अपने फुटप्रिंट्स को क्लियर करे। फुटप्रिंट्स मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड बोला। अब वो फुटप्रिंट क्या होता है? फुटप्रिंट यानी कि जो भी आपने एक्टिविटी करी, ठीक, तो फुटप्रिंट जैसे कि आप वेट सैंड के ऊपर चलते हैं तो आपके पीछे फुटप्रिंट्स बन जाते हैं वेट सैंड के ऊपर। तो इसी तरीके से जो भी आप एक्टिविटी करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप अपने खुद के डिवाइस के अंदर, वो एक सर्टेन लॉग फाइल के अंदर लॉग हो जाते हैं। तो उनको डिलीट करना, उसको हम लोग कहते हैं क्लियरिंग द ट्रैक्स। तो हम लोग ने पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में समझा हुआ था पहले के मॉड्यूल में। क्यों? क्योंकि हम लोग को समझना था कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होती है। पर इस मॉड्यूल में हम लोग समझेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है फ्रॉम अ नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू। नेटवर्क में इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, कैसे होती है, समझेंगे। ओके। तो अब हम लोग आते हैं अपने लेसन 2 पे। अभी तक हम लोगों ने लेसन 1 में क्या समझा था? लेसन 1 में हमने समझा था कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग का पर्पस क्या है, उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और क्या डिफरेंस होता है ब्लैक हैट हैकर और एथिकल हैकर के बीच में। तो ये चीज हम लोग ने डिस्कस करी थी इन द एथिकल हैकिंग इन द लेसन 1। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेसन 1 में ये भी डिस्कस किया कि एक अप्रोच जो होती है वो क्या होती है, वो जो एथिकल हैकर है वो कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी भी हैकिंग की प्रोसेस को फॉलो करता है। क्यों? जिससे कि वो अपने टारगेट के अपने टारगेट मशीन के अंदर वो कोई भी अपनी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कर पाए। और फिर जब वो अपने टारगेट मशीन का एक्सेस ले लेता है, तो सबसे लास्ट में उसका क्या काम होता है कि वो अपने जो फुटप्रिंट्स है, अपने जो लॉग्स हैं जो इसने क्रिएट किए थे, उसको वो डिलीट करे। तो ये जो होती है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के बारे में हम लोगों ने अभी लेसन 1 के अंदर डिस्कस किया।